गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, शुभ प्रभात आप सभी लोगों को। तो हमने जो केमिस्ट्री में टॉपिक चल रहा था दैट वाज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, अभी तक जो भी टॉपिक हमने पढ़े वैद्युत रसायन इसे कहते हैं आप लोग। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज इंपॉर्टेंट, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है ना। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक बार रिमाइंड कराऊंगा हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब देखो कई लोगों के मन में अभी तक कंफ्यूजन ये रहता है यार कि एनोड पॉजिटिव होता है या कैथोड पॉजिटिव होता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो सेल दो टाइप के हैं, सबसे पहले कौन कौन से, इलेक्ट्रोलिटिक और इलेक्ट्रोकेमिकल। तो ध्यान देना है थोड़ा सा, पहले रफली जरा इसे बता देता हूं। एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। और एक होता है आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है इसमें एनोड होता है आपका नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, एनोड आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है। हालांकि दोनों में ऑक्सीडेशन कहां पर होगा, आपका एनोड पर ही होगा। दोनों में ऑक्सीडेशन कहां पर होगा, एनोड पर होगा। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड नेगेटिव है और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड पॉजिटिव है। तो दूसरा वाला ऑटोमेटिक रिवर्स हो जाएगा, मतलब इसमें कैथोड पॉजिटिव होगा, इसमें कैथोड क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये होता है आपके पास, थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बातें। ठीक है ना। तो आज हम बात करेंगे फैराडे साहब के नियम की। माइकल फैराडे आप लोगों ने नाम सुने होंगे, ठीक है ना। तो माइकल फैराडे साहब ने क्या कहा था, दो लॉ इन्होंने बेसिकली दिए थे, ठीक है ना। और दो कौन कौन से लॉ थे, पहला लॉ इन्होंने क्या किया था, करंट और मास डिपॉजिट या केमिकल रिएक्शन के ऊपर दिया था। दूसरा भी इन्होंने किसके ऊपर दिया था, करंट और मास डिपॉजिट के ऊपर। लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस था। अब वो डिफरेंस क्या था वो अब हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये चीज समझ में आया ना, एनोड नेगेटिव है और कैथोड क्या होगा, यहां पर यहां होगा आपका कैथोड पॉजिटिव और यहां क्या होगा, नेगेटिव। लेकिन इधर ऑक्सीडेशन ही होना है और इधर क्या होना है, रिडक्शन ही होना है। ये ध्यान रखना है, बस इतना सा अंतर होता है थोड़ा सा इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। फैराडे साहब ने जो नियम दिए थे वो किस पे बेस्ड थे, आपके इलेक्ट्रोलिसिस के ऊपर, मतलब ठीक है ना। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में क्या कराते हैं हम लोग, जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट यानी चार्ज पास कराते हैं, तो कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन होती है। यही तो आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, हम करंट देंगे, ठीक है ना। हम लोग क्या करेंगे, वहां पर करंट देंगे तो रिएक्शन होगी। और इलेक्ट्रोकेमिकल में क्या था, केमिकल रिएक्शन होगी तो करंट बनेगा, ठीक है ना। डिफरेंस दिखाए थे सबके, तो पिछले लेक्चर्स में थोड़ा सा देखिएगा, इतनी चीज क्लियर। अब लॉज की बात करते हैं। तो फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ इस पे बेस्ड थोड़े बहुत न्यूमेरिकल भी होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट भी होते हैं और काफी आसान भी होते हैं, ठीक है ना। तो मैक्सिमम जितना हो सकेगा आज के लेक्चर में उसे कवर करेंगे। बाकी लास्ट लेक्चर में एक न्यूमेरिकल्स के लिए आप लोगों को एक लेक्चर दिया जाएगा। तो फर्स्ट लॉ देखिए सबसे पहले, फर्स्ट लॉ फैराडे साहब का जो पहला नियम है वो क्या कहता है कि अगर कोई भी वैद्युत अपघटनी सेल यानी इलेक्ट्रोलिटिक सेल आपके पास है, आपके पास कैथोड पे कितना मास डिपॉजिट होगा, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, करंट के। मतलब जितना ज्यादा आप चार्ज देंगे उस सेल में उतना ज्यादा मास क्या होगा, कैथोड पे डिपॉजिट होगा। तो स्टेटमेंट अगर मैं लिखूं इसकी, ठीक है ना, एक बार समझा दूंगा इसे, कोई बात नहीं। स्टेटमेंट क्या है आपके पास, द मास, मास मतलब वेट, ठीक है ना। यहां पर वेट के लिए होता है, मैं मास ही नॉर्मल बोलता हूं। द वेट डिपॉजिटेड एट कैथोड in an electrolytic cell is directly proportional to the charge या करंट जो आपने बोलना है, ठीक है ना, चार्ज पास्ड इन दैट सेल। अब देखो फैराडे का जो नियम कह रहा है, देखो भाई दो इलेक्ट्रोड थे आपके पास, ऐसे करके इलेक्ट्रोड थे,
ये है आपका लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड आपके लिए लेफ्ट देखेंगे आपने रिस्पेक्ट से, तो ये लेफ्ट है ये राइट है। लेफ्ट पे एनोड है, एनोड हम कैसा बनाते हैं नॉर्मली, मोटा सा बनाते हैं, और कैथोड कैसा बनाते हैं, बारीक सा। एनोड मैंने क्या कहा था, इम्प्योर बनाते हैं, और कैथोड कैसा बनाते हैं, प्योर बनाते हैं। एनोड से मास टूटता रहता है और कहां डिपॉजिट होता है, कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होता है। इसका मतलब मास कहां पर डिपॉजिट होगा, कैथोड पे डिपॉजिट होगा। मास मतलब वेट जो होता है वो कहां डिपॉजिट होना है, आपका कैथोड पर डिपॉजिट होना है। तो वो कह रहा है कि इस कैथोड पे उतना ज्यादा मास डिपॉजिट होगा जितना ज्यादा हम लोग क्या करेंगे, उसे करंट देंगे। इतनी सी बात कह रहा है, ठीक है ना। मतलब जितना ज्यादा हम करंट देंगे उतना मास डिपॉजिट होगा। इसका मतलब अगर मैं इसे मैथमेटिकली लिखूं, ठीक है, मैथमेटिकली क्या होता है आपके पास, W is directly proportional to Q। इसका मतलब वेट, W का मतलब वेट और Q का मतलब चार्ज, ठीक है। अब Q बराबर क्या होता है, बिकॉज Q इज इक्वल्स टू आई टी। कोई दिक्कत तो नहीं है, सॉरी Q इज, हाँ ठीक है, Q इज इक्वल्स टू आई टी होता है करंट इंटू टाइम बराबर चार्ज। तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई टी। इतना आपको पता होगा। जो हम स्मॉल टी दिखाते, केमिस्ट्री की बात करूंगा, यहां नॉर्मल आप लोगों की प्रोस्पेक्टिव्स की बात करूंगा। स्मॉल टी का मतलब टाइम होता है और कैपिटल टी का मतलब टेम्परेचर होता है, ठीक है ना। अब देखो W इज इक्वल्स टू Z I T, ये आपके पास हो जाए W इज इक्वल्स टू Z I T। अब देखो सारे सिंबल का मीनिंग आप लोगों को बता देता हूं। W इज इक्वल्स टू वेट डिपॉजिटेड एट कैथोड, ठीक है, वेट डिपॉजिटेड एट कैथोड। I इज इक्वल्स टू करंट, T इज इक्वल्स टू टाइम, और Z इज इक्वल्स टू, Z क्या होता है आपका, ये होता है आपका क्या चीज, केमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है ना। क्या होता है ये, इलेक्ट्रिक केमिकल इक्विवेलेंट। तो सीधे सीधे मैं केवल केमिकल इक्विवेलेंट लिख रहा हूं अभी, केमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है। इनको भी सबको निकालने के तरीके हैं, ठीक है ना। सबका क्या, ये तो गिवन होता है, और Z निकालने का थोड़ा सा एक छोटा सा तरीका होता है जिसमें हमें इक्विवेलेंट वेट लेना पड़ता है। और इक्विवेलेंट वेट आपको पता है, आ जाएगा अभी सेकंड लॉ में बात करेंगे इक्विवेलेंट वेट होता क्या है। तो W इज इक्वल्स टू Z I T, वेयर Z इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। Z क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, यानी क्या होता है आपके पास, कांस्टेंट मतलब क्या होता है, नियतांक जो होता है वही है आपके पास। Z इज इक्वल्स टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। और Z की डेफिनेशन अगर हम लोग बोलेंगे तो Z क्या होता है, Z अगर Z की डेफिनेशन कई बार पूछ लेता है Z क्या है, तो Z क्या है, Z वो वेट है जो कैथोड पर डिपॉजिट हो पाया, कब, जब हमने 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड के लिए पास कराया। Z समझ में आया। एनोड कैथोड, कैथोड पर डिपॉजिट हुआ वो मास, ठीक है, जो क्यों डिपॉजिट हुआ, जब हमने 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड के लिए पास कराया। तो Z कैन बी डिफाइंड एज, it is the mass deposited at cathode when 1 coulomb charge is passed for 1 second इन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइट में 1 सेकेंड के लिए जब 1 कूलम चार्ज हम लोग पास कराते हैं तो जितना भी मास डिपॉजिट होगा वो भगवान जाने कितना होगा, ठीक है ना। तो ये है आपके पास फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ की जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो भी है वो समझ में आई क्या क्या है, ठीक है। और एक Q इज इक्वल्स टू हमने क्या पढ़ा है, NF पढ़ा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू फैराडे कांस्टेंट, ठीक है ना। फैराडे साहब का जो कांस्टेंट था F था, और उसकी वैल्यू कितनी थी, 96487, ठीक है। हर कांस्टेंट को निकालने का भी तरीका होता है, लेकिन वो ज्यादा फिर डिटेल हो जाता है। तो ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट लॉ। अब बात करेंगे सेकेंड लॉ की, ठीक। मेरे हिसाब से फर्स्ट लॉ क्लियर होगा, ठीक है ना।
करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास डिपॉजिटेड या वेट डिपॉजिटेड एट कैथोड। तो देखो साहब, फैराडे साहब का जो दूसरा नियम था, सपोज करो एक सेल ये है, एक सेल ये है, दो सेल हैं, दोनों क्या है, अगर सपोज करो सीरीज में जोड़ दिया हमने, दोनों अलग अलग मटेरियल के बने हैं, मतलब इसका कैथोड एनोड किसी और चीज का है, सपोज करो ये जिंक वाला सेल है और ये कॉपर वाला सेल है, इतनी चीज है बस, ठीक है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों सेल्स में इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम के, इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हैं हम लोग, कितने के लिए, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, बराबर टाइम के लिए हम लोग क्या करें, बराबर इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हैं। तो कौन से वाले सेल के कैथोड पे ज्यादा मास डिपॉजिट होगा, इससे रिलेटेड है आपका सेकेंड लॉ, ठीक है। तो फैराडे साहब ने कहा कि दो सेल है भाई, ठीक है ना, दोनों सेल हैं, इसको भी उतने ही टाइम के लिए करंट दिया, इसको भी उतने ही टाइम के लिए, ठीक है, और बराबर बराबर करंट दोनों में दे दिया। तो अब किस पर ज्यादा मास डिपॉजिट होगा, तो उस वाले पर ज्यादा मास डिपॉजिट होगा जिसका केमिकल इक्विवेलेंट वेट ज्यादा होगा, ठीक है ना, इक्विवेलेंट वेट, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब देखिए बात करते हैं अभी क्या होता है केमिकल इक्विवेलेंट वेट, ठीक है ना। चलिए फर्स्ट लॉ क्लियर, तो सेकेंड लॉ की बात करते हैं। If we pass equal amount of charge, दो के लिए ले रहा हूं, दो ज्यादा तीन चार हो सकते हैं, ठीक है ना, फॉर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कुल मिला के ये ना भी लिखें तो खाली ये लिख सकते हैं कि इक्वल चार्ज दोनों में हमने पास करा है, ठीक है ना। देन द मास डिपॉजिटेड एट कैथोड विल बी मोर फॉर that cell for which chemical equivalent weight is more, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हैं कि द वेट डिपॉजिटेड एज कैथोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केमिकल इक्विवेलेंट वेट। मैंने सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया, आप लोग लिख सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केमिकल इक्विवेलेंट वेट, इच्छा आप लोगों की है, ठीक है ना। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं केमिकल इक्विवेलेंट वेट होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले ये ध्यान रखना, देखो केमिकल इक्विवेलेंट वेट अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग होता है। एटम के लिए लिखेंगे तो एटॉमिक मास अपॉन, फर्स्ट याद करिए सॉल्यूशन चैप्टर की वीडियोस में आप लोगों को बताया गया है, ठीक है ना। तो उसमें मैंने क्या कहा था, केमिकल इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, अगर हम लोग क्या करते हैं, एटम की बात कर रहे हैं तो एटॉमिक मास अपॉन क्या चीज, वैलेंसी, ठीक है ना। एसिड की बात कर रहे हैं तो मॉलिक्यूलर मास अपॉन बेसिसिटी, बेस की बात कर रहे हैं तो मॉलिक्यूलर मास अपॉन एसिडिटी, ठीक है ना। आयंस की बात कर रहे हैं तो एटॉमिक मास अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द कैटायन, और हमारे पास यहां पर आयन ही होता है, तो यहां पर क्या होगा हमारे पास, सबसे पहले इक्विवेलेंट वेट आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है ना। अब देखो यार, दो सेल थे, अलग अलग सेल थे, ठीक है। एक सपोज करो Zn वाला सेल है, थोड़ा समझ लीजिए इसको, एक Zn वाला सेल है, एक Cu वाला सेल है, ठीक है। Cu का जब Zn टूटेगा तो किसमें टूटता है, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और Cu टूटेगा किसमें, Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एग्जांपल दे रहा हूं जस्ट एक Zn का। अब इसका केमिकल इक्विवेलेंट वेट निकालना है मैंने, अगर इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू, Zn का वेट कितना होता है, 64 के आसपास होता है ना, तो 64 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर ध्यान रखना है केमिकल इक्विवेलेंट वेट क्या है, पहले मैं लिख देता हूं एक बारी, केमिकल इक्विवेलेंट वेट
इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द कैटायन। कुल मिला के चार्ज ऑन आयन लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना, अगर सिंपल में लिखना है, लेकिन जो साइंटिफिक डेफिनेशन है वो चीज बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू रिड्यूस कैटायन। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए, इसका 64 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, इसका है 63.5, ठीक है, अपॉन 2। इसको सॉल्व करूंगा तो 32 आएगा, इसको सॉल्व करूंगा तो 31.75 आएगा। तो केमिकल इक्विवेलेंट वेट ज्यादा किसके लिए है, इसके लिए। तो ज्यादा मास कहां डिपॉजिट होगा, उस वाले सेल के कैथोड पे डिपॉजिट होगा जो कि जिंक से बना हुआ है। ये कहा था फैराडे साहब ने, ठीक है ना। तो यहां पर से एक रिलेशन और आता है, यहां पर से ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। मास डिपॉजिटेड ऑफ, सपोज करो हमारे पास दो सेल हैं, एक का इलेक्ट्रोड ए से बने हैं और एक के बी से बने हैं। ए बी कोई भी मेटल हो सकता है, कोई भी कुछ भी हो सकता है, मतलब, ठीक है ना। तो और टू सेल्स ए एंड बी विच आर मेड अप ऑफ ए एंड बी। तो हम लोग यहां पर एक रिलेशन लिखेंगे। देखो दोनों, फर्स्ट लॉ का भी एक रिलेशन आया है, सेकेंड लॉ में भी क्या आएगा, एक रिलेशन जो आएगा। यहां पर हम लिखेंगे वेट डिपॉजिटेड एट कैथोड ऑफ ए अपॉन वेट डिपॉजिटेड एट कैथोड ऑफ बी इज इक्वल्स टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू किसके होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए। इक्विवेलेंट, ये चीज तो समझ में आ गया होगा, इसको हटा रहा हूं मैं अब, ठीक है ना। इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी। तो ये एक रिलेशन यहां से आता है सेकेंड लॉ से बेस्ड, ठीक है ना, कि मतलब जितना वेट इसके कैथोड पे डिपॉजिट होगा उसका रेशियो निकालेंगे, वेट डिपॉजिटेड एट कैथोड ऑफ बी इज इक्वल्स टू, रेशियो किस रेशियो के बराबर होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी। तो इतनी चीज हो जाती है हमारे पास कहां पर, फैराडे साहब के सेकेंड लॉ में, ठीक है। तो ये तो थे हमारे पास सिंपल लॉज। अब इन पे बेस्ड थोड़े से बेसिक क्वेश्चन 3-4 कराता हूं मैं आप लोगों को, ठीक है ना, देख लीजिएगा जरा। चलिए ये चीज तो क्लियर हुई होगी ना। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए न्यूमेरिकल्स जो इस पे हैं थोड़े बहुत। चलिए क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शंस। हाउ मच चार्ज इज required for following reductions, ठीक है। फर्स्ट कह रहा है आपके पास क्या चीज, 1 मोल ऑफ Al3 पॉजिटिव टू Al, 1 मोल ऑफ Al3 पॉजिटिव टू Al। सेकेंड है 1 मोल ऑफ Cu2 पॉजिटिव टू Cu। थर्ड कह रहा है आपके पास 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव टू Mn2 पॉजिटिव, 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव टू Mn2 पॉजिटिव, ठीक है। देखो भाई क्या पूछ रहा है, कितना चार्ज चाहिए आपको, चार्ज दो पड़े, एक Q इज इक्वल्स टू IT पड़ा है, तो करंट वगैरह हमारे पास कुछ है नहीं, टाइम हमारे पास कुछ
है नहीं, बस ठीक है ना। हमें केवल एक चीज पता है कि F की वैल्यू कितनी होती है। F मतलब 96487 कूलम पर मोल। लेकिन मैंने कहा था इसे राउंड ऑफ कर सकते हैं हम लोग, तो 96500 कूलम पर मोल लिख सकते हैं। 500 कूलम पर मोल, यानी 96500 कूलम पर मोल को हम लिख सकते हैं 1F। लिख सकते हैं इसे 1F लिख सकते हैं। चलिए, फैराडे कांस्टेंट तो पता है और चार्ज हमें पता है, ठीक है ना। चार्ज मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता है हमें। पता कैसे, मतलब आप सोच रहे हैं कहां दिए हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो रिएक्शन लिखनी तो आती है ना, बस वही काम करना है। देखो Al 3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स Al 3 पॉजिटिव को Al ही तो बनाना है हमने, यही काम करना है। चलो, कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन, और कितना चार्ज चाहिए होगा फिर, Q इज इक्वल्स टू NF, यही तो पढ़ा है, Q इज इक्वल्स टू NF। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल्स टू N कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, N मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 3 और F। अब F को चाहे इसकी वैल्यू रख के मल्टीप्लाई कराओ, चाहे 3F लिख के छोड़ दो, इच्छा आप लोगों की है, ठीक है। चाहो तो 96500 से 3 को मल्टीप्लाई तो करा सकते हैं। दूसरी रिएक्शन में देखिए, इस वाली के लिए Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu। बस टारगेट देखना है, क्या बनाना है, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए Cu को, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो बस फिर से N कितना हो गया, 2 हो गया, तो Q इज इक्वल्स टू 2F। 2F चार्ज है आपके पास, मतलब ठीक है ना। MnO4 नेगेटिव, MnO4 नेगेटिव, ठीक है। इसने क्या किया होगा, अच्छा ये ध्यान रखिएगा, यहां पर कैसे पता लगाएंगे, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है मैंगनीज की, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो +7 से +5 में आ रहा है, इसका मतलब 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं इसने, तो क्या बनेगा आपका Mn2 पॉजिटिव। अच्छा, ये तो पता लगता है ना कहां पर रिडक्शन कहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये चीज बेसिक है, रेडॉक्स चैप्टर 11th क्लास में पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, तो ये चीज है। तो 5F है, तो Q इज इक्वल्स टू 5F हमारा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक। तो ये आपके बेसिक सी चीजें, ठीक। एक आधा क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक, फिर आपका आज का लेक्चर इतना ही है। फिर नेक्स्ट जो लेक्चर होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन, अच्छा कुछ एक प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है, वो भी आप लोगों को कराया जाएगा। ये सब पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना, फिजिकल केमिस्ट्री। और लास्ट जो हमारा लेक्चर बचता है दैट इज सम कमर्शियली इंपॉर्टेंट बैटरीज, ठीक है ना। चलिए, अच्छा अब कह रहा है आपके पास हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे, ठीक है, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे। अच्छा, इसको तो हटा दो पहले यार, इस क्वेश्चन को तो अब हो गया ना। इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे is required to produce to give, ठीक है ना, गिव या प्रोड्यूस जो भी लिखना है। फर्स्ट 20 ग्राम ऑफ Ca फ्रॉम 20 ग्राम ऑफ Ca फ्रॉम 1 मोल, 1 मोल दिया है, नहीं दिया है, फ्रॉम मोल्टन CaCl2। और सेकेंड पार्ट में कह रहा है 40 ग्राम ऑफ Al फ्रॉम मोल्टन Al2O3। दूसरे में कह रहा है 40 ग्राम ऑफ Al फ्रॉम मोल्टन Al2O3। बस थोड़ा समझना है यहां पर अब, ठीक है ना। यहां पर देखिए 1 मोल CaCl2 हमारे पास दिया है, तो 1 मोल CaCl2 हैव 40 ग्राम कैल्शियम, यही तो है,
कैल्शियम का मास 40, इसमें 40 ग्राम कैल्शियम है ना, 40 ग्राम होता है, 40 ग्राम Ca। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जो यहां पर रिएक्शन हुई होगी मेरे पास वो कैसा है, कैल्शियम जो होता है यहां पर से जो हुआ होगा उसमें क्या क्या होगा, Ca2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Ca। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए मुझे, 2f चार्ज चाहिए। कब, ये कितना है, 40 ग्राम है ना, तो फॉर 40 ग्राम वी नीड 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी 2f चार्ज। ठीक है, फॉर 40 ग्राम Ca वी नीड 2f चार्ज। यही तो होगा। तो 20 ग्राम के लिए कितना चाहिए होगा, फॉर 20 ग्राम 20 इंटू 2f अपॉन 40। ये तो होता है यूनिटरी मेथड, अपॉन में टोटल ले आए, काटो इसे, इज इक्वल्स टू 1f। चार्ज इन टर्म्स ऑफ फेराडे इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 20 ग्राम ऑफ Ca फ्रॉम मोल्टन CaCl2। सेम केस है आपका इन साहब जी का। ठीक है, अब देखो, अच्छा सबसे पहले इतना लिखना जरूर है, 1 मोल इतना ग्राम है, और ऐसे इसमें क्या होगा, 1 मोल Al2O3 हैव कितना होगा, 54 ग्राम Al। 1 मोल में कितना है आपके पास, 54 ग्राम Al है। कोई दिक्कत तो नहीं है। कितने चाहिए आपको यहां पर इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, कोई आइडिया, कुछ तो होना चाहिए आइडिया यार, है ना। चलो देखते हैं कितना है। यहां पर है मेरे पास, देखो 2Al3 पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स Al के 2 मॉलिक्यूल। 2 मॉलिक्यूल Al के कब आते हैं, जब ऐसा होता है 6, क्योंकि एक Al पे 3 पॉजिटिव चार्ज। अब देखो यहां पर देखो 6f charge is required for 54 gram Al। 6f charge is required for 54 ग्राम Al। तो हमें कितना चाहिए भाई, 40 ग्राम चाहिए ना केवल, तो फॉर 40 ग्राम इज इक्वल्स टू कितना ले लेंगे, 40 इंटू 6 अपॉन 54। यही तो होगा। 6 9 54, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 4.44 F आपका चार्ज विच इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 40 ग्राम ऑफ Al फ्रॉम मोल्टन Al2O3। बस ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए। जहां इलेक्ट्रॉन का पता लग गया, खुद ब खुद बाकी चीजें हो जाएंगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो नेक्स्ट लेक्चर आपका जो होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन सम कमर्शियली इंपॉर्टेंट बैटरीज। ठीक है ना। तो बाकी इस लेक्चर में, आज के लेक्चर में अगर किसी को कोई समस्या रह जाती है तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।